हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीरज जैन सर। डॉक्टर जैन ए वेरी young and talented orthopedic surgeon, also highly qualified and experienced consultant, joint and trauma surgeon। आप झांसी उत्तर प्रदेश, जिसका एक अपना ऐतिहासिक इतिहास रहा है, आप वहां से हैं, वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जैन कानपुर पेज और चाय पे चर्चा पेज आपका स्वागत करता है। थैंक यू सो मच। As per the sources of the Google, Orthopedic Association announced the start of the week-long activity from August 1 to August 7 on the occasion of National Bone and Joints Day to be observed August 4। आज 4 अगस्त है और बोन एंड जॉइंट्स जो डे चल रहा है उसमें उसके थ्रू सर हम लोग आज जुड़े हुए हैं। उस जो ऑर्थोपेडिक की समस्या है उनको हम लोग आज रूबरू होंगे समस्याओं के साथ और उनके निदान के साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सर आपका अप्रूवल हो तो आज का जो लाइव सेशन है शुरू किया जाए। बिल्कुल, शुरू करिए आप। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर जो पहला सवाल आपसे हम करना चाहेंगे वो है कि शरीर जो कोरोना जैसी बीमारी महामारी वैश्विक महामारी ने शरीर के हर हिस्से को अफेक्ट किया है, चाहे वो हमारा हार्ट रहा हो कुछ भी रहा हो, पर क्या इससे हमारी बोन और जॉइंट्स पे असर पड़ा है? जी देखिए, हम देख सकते हैं कि जैसे कि आप भी बोल ही रहे हैं कि कोविड का हर बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ा है। तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स में भी फर्क पड़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसके बाद डायबिटिक हो गए हैं, बहुत से लोगों को बीपी की समस्या हो गई है, बहुत से लोगों को हृदय रोगी संबंध कुछ समस्याएं हो रही है। तो ऐसे ही जैसे डायबिटीज़ बढ़ता है तो हमारे शरीर में बोन्स की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, जैसे कि घुटनों में दर्द शुरू हो जाना, या डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन होता है शोल्डर में पेन हो जाना, तो वो फ्रोजन शोल्डर कहलाता है। और ये खासकर डायबिटीज़ के मरीजों में होता है और ज़्यादातर उन्हीं मरीजों में पाया जाता है जिनका शुगर लेवल 200 से ऊपर होता है। तो अगर कोविड से इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली तो डायबिटीज़ बढ़ा, बट इनडायरेक्टली हम देखेंगे तो उससे हमें फ्रोजन शोल्डर की बहुत कॉमन समस्या है जो हमें देखने में आई है अभी। और अन्य जोड़ों में भी दर्द की समस्या बढ़ी है, न्यूरोपैथिक पेन शुरू हो गया है लोगों को। और इनडायरेक्ट ऐसा हुआ है कि लोगों का डाइट, लोगों की वीकनेस, लोगों का मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल हुआ है। जो लोग मतलब प्रॉपर उन्होंने पूरा अपना डाइट फॉलो नहीं किया है, या प्रॉपर चाल चलन नहीं रहा है, या प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह छूट गई है, तो इससे शरीर में कई लाइक वीकनेस चालू हो गई है, मसल्स वीक हो रही हैं लोगों की, तो उनको पूरे टाइम शरीर में जनरलाइज बॉडी एक या वीकनेस मिलता है। बहुत से लोगों में नसों वाली समस्याएं देखने मिल रही हैं, जैसे कि मैं सर ये कहा जा सकता है कि ऑर्थोपेडिक से भी कोरोना अफेक्ट किया है। बिल्कुल सर इसी से जुड़ा एक अगला सवाल आ जाता है, चूंकि ऑर्थोपेडिक मतलब हो जाता है कि हड्डियों में कहीं ना कहीं परेशानी। अगर किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाता है जी, तो सबसे पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे आपकी पहली एडवाइस क्या होगी? जैसे हम ये एक ट्रीटमेंट अपना बेसिक, जहाँ पे फ्रैक्चर होता है, जिस साइड पे होता है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, आप घर पर भी गिरे हो, तो बेसिक ट्रीटमेंट आपको वहीं स्टार्ट कर देना है। तो कोई भी यदि आपको पेशेंट गिर जाता है या आपको लग रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है, यदि नहीं भी लग रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उस पार्ट को इमोबिलाइज किया जाए। सपोज आप घर पर गिरे या एक्सीडेंट हुआ, आपको आपके हाथ में चोट आई, अगर आपके हाथ में चोट आती है, आपको लग रहा है, वो तो एक्सरे में पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहला काम और इजी जो आप कर सकते हैं कि इस चीज को इमोबिलाइज कर दिया जाए। अब इसको हम इमोबिलाइज कैसे करेंगे? जैसे घर पे हमारे पास क्या सुविधा है, जैसे रूलर होता है, लकड़ी का स्केल, उसको हम इस पे बांधकर उसको किसी भी कपड़े से लपेट दें, ताकि ये हाथ मतलब 20 से इमोबिलाइज मीन सर, इसको अगर हिंदी में समझा सकें व्यूअर्स को। इमोबिलाइज मतलब उसको मूवमेंट होने से रोकना, मतलब वहां पे बस ओके। मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट होगा तो पेन होगा। तो इस चीज पे जैसे यहाँ बीच में फ्रैक्चर हुआ तो अपन ने एक रूलर लगा दिया और उसको बांध दिया ताकि ये बीच का मूवमेंट रुक जाए। रूलर नहीं, कोई भी लकड़ी का पट्टा, कोई भी हार्ड चीज, मतलब कहीं भी हो, तो वो चीज पैर में होता है तो पैर में यही चीज करनी है। तो सबसे पहले तो उसका मूवमेंट रोका जाए उस चीज को, क्योंकि जितना अपन पेशेंट को हिलाएंगे ये चीज हिलेगी, उसको पेन होगा। यदि हमने ये मूवमेंट रोक दिया तो उसको पेन कम होगा। फिर सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जब इमोबिलाइज आपने कर दिया है, फिर आप उसे नियर बाय अस्पताल ले जाएं, फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार जैसा हो आगे ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल। सर चूंकि आज की जो बीमारियां हैं बड़ी ही खतरनाक होती चली जा रही हैं, सीनियर सिटीजन हो चाहे युवा हो। एक और बिल्कुल बीमारी का नाम आ जाता है गठिया, या बहुत से लोग फटीग जैसी बीमारी से देखे जाते हैं, जल्दी नहीं उठ पाते हैं या जल्दी नहीं चल पाते हैं, उठ जाते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं, बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। क्या है गठिया रोग, या और भी जिस तरह इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, और क्या प्रिवेंशन हो सकता है इनिशियली स्टेज पर?
देखिए गठिया तो एक बहुत ही आम शब्द है, जो कि आम भाषा में जिसको गठिया को अपन समझे तो गांठ, मतलब शरीर में गांठें पड़ जाना। और इंग्लिश में एक मोस्ट कॉमन आप लोगों ने सुना होगा आर्थराइटिस। अब गठिया और आर्थराइटिस ये कम से कम आप माने तो 100 से ज्यादा वैरायटी के होते हैं। कुछ लोगों का है सब एक आर्थराइटिस और गठिया तो एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसके अंदर काफी कई तरह के गठिया आते हैं। अब किसी को होता है घुटने में गठिया है, किसी को होता है शोल्डर में, किसी को हिप जॉइंट में। गठिया मीन्स जॉइंट का पेन। अब वो कोई भी जॉइंट हो सकता है आपके शरीर का। अभी ये उंगली का हमारे जो जॉइंट है, ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये भी एक जॉइंट है। तो गठिया इस छोटे जॉइंट में भी हो सकता है, और हमारा नी का जो कि बड़ा जॉइंट है उसमें भी हो सकता है। अब गठिया बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन हम लोग जो इंडिया में देख रहे हैं मीन ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर ये कह मतलब सकते हैं कि दो हड्डियों का जुड़ना और बीच हाँ में दर्द जॉइंट। होना गठिया की हाँ जॉइंट में पेन होना मीन्स एक तरह से गठिया ही है। मतलब सिम्टम हो गांठ में सकते पेन, हैं। यहाँ से अपना मूवमेंट हो रहा है उस जगह पे पेन होना ये। अब सबसे कॉमन जो इंडिया में हम देखते हैं वो है घुटने का पेन। दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, मतलब ओए नी, जो कि आप लोग आम भाषा में बोलते हैं कि घुटने में गैप आ गया, या कोई बोलता है घुटने का गैप कम हो गया। तो ये चीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर एक होता है जो छोटे छोटे उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता है, वो एक वैरायटी का गठिया होता है, उसे हम रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वो भी एक कॉमन है। फिर होता है एक यूरिक एसिड वाला गठिया, जो कि यूरिक शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से होता है, उसको हम गाउट कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन है। ऐसे ही कई तरह के होते हैं, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, एसएलई हो गया, जो कि हमारे शरीर के भिन्न भिन्न जोड़ों को प्रभावित करते हैं। तो यही बिल्कुल। गठिया होता है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस जॉइंट ऑफ द पेन। ओके, जॉइंट्स ऑफ द पेन। सर इससे जुड़ा एक सवाल आ जाता है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या घुटनों में दर्द हो रहा है, या हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कभी नी में पेन हो रहा है, तो इसका क्या असर हमारे खान पान से पे हुआ है? मान जो हम लोग खाते पीते हैं उसका क्या असर इस पे हो रहा है, इसके कारण? देखिए गठिया के कई कारण होते हैं, खान पान तो एक है ही, जैसे मैंने बताया कि यूरिक एसिड। या तो हमारी लाइफ यूरिक एसिड, स्टाइल हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल और खान पान ही सबसे ज्यादा कारण है गठिया के डेवलप होने का। अब जो मैंने बताया खान पान से जो डायरेक्टली रिलेटेड है, वो तो एक यूरिक एसिड वाला गठिया है। अगर हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, जैसे कि अक्सर जो युवा पीढ़ी हमारी ले रही है बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन, तो प्रोटीन जो मेटाबोलाइज होता है हमारे शरीर में, वो एक मेटाबॉलिज्म के दौरान यूरिक एसिड एक उसका बाय प्रोडक्ट बनता है। यही यूरिक एसिड यदि शरीर में ज्यादा मात्रा में बनता है, तो ये हमारे जोड़ों में जगह जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे गांठ पैदा करता है। गांठ मतलब स्वेलिंग, जोड़ों में एक स्वेलिंग। तो वही उसको हम गाउट गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, जहाँ की यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो खाने पान से तो देखिए फर्क है ही। तो इसलिए हम मरीज को फिर बताते हैं कि आप दाल कम खाइए, पनीर कम खाइए, मतलब प्रोटीन वाली चीजें कम खाइए। और लाइफस्टाइल से ऐसे फर्क पड़ता है कि जो घुटनों वाला सबसे कॉमन गठिया को हम लेके चल रहे हैं, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो हमारी इंडियन लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम अक्सर क्या इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, तो उसमें हमारे क्या नी का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, जो कि बिल्कुल फुल्ली फ्लेक्स नहीं होता है। और वही हमारा आलती पालती मारने का इंडियन जो लाइफस्टाइल में है, कि आलती पालती मार के हमें बैठना है, इंडियन टॉयलेट यूज करना है। तो इन दो मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा हमारी नी का फ्लेक्शन होता है। और वो जितना ज्यादा स्ट्रेस हम उस नी पे पड़ता है, उतनी जल्दी हमें वो गठिया वाली प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज यही है। यदि हम देखेंगे विदेशी में, ये आप देखेंगे कि 80-80 साल के लोग भी बिल्कुल पेन रिलीव रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये लाइफस्टाइल ही नहीं है कि उनको बिल्कुल जमीन पर बैठना है, या फिर इंडियन टॉयलेट यूज करना है, आलती पालती मारना है। तो इसलिए हमारी लाइफस्टाइल और खान पान से गठिया का बहुत डायरेक्ट संबंध है। हमें लाइफ स्टाइल और खान पान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। हाँ जी, हम लोग यही एडवाइस करते हैं आजकल जो आ रहे हैं, और आजकल तो यंग लोगों में भी ये मिल रहा है, क्योंकि हमारा खान पान देखिए, बोन को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम, विटामिन डी। जो पुराने जमाने में जो खाने के सोर्सेज थे और आज के हैं, आप जानते हैं कितना फर्क आ गया है हमारे फूड प्रोडक्ट में, बिल्कुल क्वालिटी में, बिल्कुल बिल्कुल कि हमें वो चीज़ मिल बिल्कुल। ही नहीं रही है। तो इसलिए आजकल लोग दवाइयों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, और लाइफस्टाइल चेंज करना सबके लिए इतना आसान है नहीं। पेशेंट को हम बोलते रहेंगे, बट उनका इंडियन टॉयलेट इंडिया में यूज़ तो होती ही है। बट बहुत जब हम आगे बढ़ेंगे तब हो सकता है कि हर घर में हमें एक वेस्टर्न टॉयलेट देखने मिले। बट फिलहाल बहुत बढ़िया। मेरी राय यही है, जो भी अगर हमारे दर्शक हैं जो इस घुटने दर्द की समस्या से पीड़ित हैं या जो जूझ रहे हैं, तो दो चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करिए, एक आलती पालती मारकर ज़मीन पर बैठना, और एक इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना। बिल्कुल सर, इससे जुड़ा एक और अगला सवाल आ जाता है कि आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी हो रही है, बढ़ रही है, खासतौर से मेडिकल के फील्ड में, हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट हाँ जी आज बहुत ही सरल हो गया है। क्या इसके बिल्कुल। रिजल्ट्स बेहतर हैं? जी बिल्कुल। देखिए
आर्थराइटिस अगर आपका होता है, अब मैंने कहा कि किसी भी जोड़ का हो सकता है, यदि वो नी जॉइंट का होता है तो हम उसमें नी रिप्लेसमेंट पे जाते हैं, और हिप जॉइंट में भी आजकल कॉमनली पाया जाने लगा है, तो हिप रिप्लेसमेंट भी हम करा रहे हैं। अब पहले होता था कि ये बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही जटिल सर्जरी मानी जाती थी और बहुत ही कम जगह पर होती थी, बट आजकल ये हर शहर, हर मतलब बड़े जिले में हर जगह आजकल सरकारी अस्पतालों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। और घुटना प्रत्यारोपण और हिप प्रत्यारोपण, मतलब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये आजकल कॉमन है और लोग इस पे करवा भी रहे हैं। कि ऐसा नहीं है, पहले भ्रांति थी कि अगर हमने ऑपरेशन करा लिया तो हम जितना अभी चल पा रहे हैं वो भी नहीं चल पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको डॉक्टर आपको एडवाइस देता है कि अगर आपका घुटना बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है या आपकी हिप बिल्कुल ग्रेड 5 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसमें रिप्लेसमेंट पे जाना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा सुधार आता है। आप पूरी ज़िंदगी पेन में तो बिताना नहीं चाहेंगे, तो उससे अपन को क्या होता है, पेन फ्री मोबाइल जॉइंट मिल जाता है, मतलब पेन भी खत्म और हमारा चलना फिरना भी खत्म नहीं होता है। और आजकल इम्प्लांट की वैरायटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है कि आप डे 1, जैसे सर्जरी आपकी आज हुई, आप कल से ही बिल्कुल चल सकते हैं, फिर सकते हैं। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि हमें 15 दिन या 1 महीने तक बेड पे ही लेटना है, या हम जिंदगी भर के लिए हम आप चल नहीं पाएंगे। तो ये सब बहुत ही गलत भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, ऐसा सर कुछ नहीं जिस है। तरह से हिप जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हिप रिप्लेसमेंट है या नी, इसके रिजल्ट्स तो बेहतर है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी है? देखिए, साइड इफेक्ट एज सच तो हर सर्जरी का एक साइड इफेक्ट होता है, बट वो ऐसा नहीं है कि आपको 100% होगा ही। 100 में से कभी 1000 में से एक पेशेंट को कभी होता है। कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं कि जैसे हमने घुटना बदला या एक हिप रिप्लेसमेंट किया, तो हो सकता है एक इन्फेक्शन का 0.1% चांस, बट ऐसा नहीं है कि वो हर में होगा। 1000 में कभी एक में होता है, यदि उसको प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद यदि उसको प्रॉपर केयर नहीं मिली, प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं दिया गया, तो ऐसे कोई कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब उसमें भी जो मैंने बताया कि अपन को मूवमेंट कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, कि आपको आलती पालती नहीं मारना है, जमीन पर नहीं बैठना है। अब यदि मरीज वो फॉलो नहीं करता है घुटना बदलने के बाद भी, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि उसमें कोई दिक्कत आए। और यदि बिल्कुल अच्छे से सब कुछ होता है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो भी 1000 लाखों में कभी 1-2 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि हर सर्जरी में होते ही हैं, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर एक और जानकारी जानना चाहेंगे इसी से जुड़ी, जो जिन लोगों ने हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट या किसी तरह का रिप्लेसमेंट कराया है, जिन मरीजों ने, हाँ जी। वो क्या कितने दिनों में आसानी से चल सकते हैं? ऐसी भ्रांतियां हैं कि ऑपरेशन करा लेते हैं तो महीनों पर बेड में पड़ा रहना पड़ेगा, आजकल तो नई नई नहीं, टेक्नोलॉजी है, तो क्या आसानी से चल सक माने कितने दिनों तक चल सकता है? बिल्कुल अच्छे से आपका सब कुछ ऑपरेशन अगर यदि बहुत ही अच्छे से होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। आपका जिस दिन ऑपरेशन हुआ, आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको विद इन 4 आवर्स, ऑपरेशन के विद इन 4 आवर्स भी पेशेंट को हम खड़ा कर देते हैं और चलाते हैं। और यदि 4 आवर्स भी नहीं हो रहा है, अगर नॉर्मली अपन नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट भी करा रहे हैं, जो कि बहुत एडवांस्ड अपन मतलब बहुत हाई फाई इम्प्लांट नहीं लगवा रहे हैं, तो भी मैक्सिमम एक या दूसरे दिन, पहले या दूसरे दिन हम मरीज को चला ही देते हैं, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो। ऐसा नहीं है कि महीनों लेटना है, आप चलते फिरते घर जा सकते हैं ये पहले या दूसरे दिन। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। अगले क्वेश्चन जाने से पहले आप बस आपसे एक जानना चाहूंगा कि झांसी जैसे उत्तर प्रदेश में है, आप झांसी में कहाँ हाँ सेवाएं जी। दे रहे हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, लोग आपसे कैसे मिल सकते हैं? मैं झांसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था अभी तक, और हाल ही में मैं अभी प्राइवेट में गेट नंबर 3 मेडिकल कॉलेज के ऑपोजिट कनकने हॉस्पिटल है, वहाँ अपनी सुविधाएं दे रहा हूँ। और मैं मिनरवा पर भी मेरा एक क्लिनिक है, जो कि मैं शाम के समय वहाँ पर सुविधाएं देता हूँ। बिल्कुल, बहुत सही। मिनरवा सर एक और, ये जिला जी जी, अस्पताल की। हाँ जी। जी जी, सर जो सीनियर सिटीजन है, यहाँ तीन कैटेगरी में बांटना चाहूंगा, एक सीनियर सिटीजन, दूसरा यूथ और तीसरा एक वुमेन, हाउस वाइफ। सबके लिए एक जी अलग मैसेज क्या होना चाहिए? देखिए, बोन्स एंड जॉइंट डे पे मैं यही बताना चाहूँगा कि बोन एंड जॉइंट डे को हेल्दी कैसे रखना है। तो सीनियर सिटीजन से यही अनुरोध रहेगा कि वो अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेल्दी रखें, और थोड़ा सा चलने फिरने में कोई भी नहीं है, सब आजकल चलना फिरना चाहते हैं, तो आप ये ना डरें कि हम ज़्यादा चलेंगे या ज़्यादा वॉक पे जाएंगे या ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे तो हमें होगा। आप जितना मोबाइल रहेंगे आपके जॉइंट्स उतने एक्टिव और इतने मोबाइल रहेंगे। डाइट अपनी प्रॉपरली लीजिए बस। और सीनियर सिटीजन्स के स्पेशली ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भारी सामान या हैवी वेट ये सब लिफ्ट ना करें, उससे आपकी कमर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके हिप जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है और नी जॉइंट में भी। तो सीनियर सिटीजन के खास तौर पर ये है कि आप हैवी वेट से दूर रहिए, कोई भी सामान भारी हो तो उसको उठाकर इधर से उधर ना करिए।
यंग जनरेशन के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ अपनी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। डाइट बहुत थोड़ा सा रोक रहा हूँ इम्प्रूवमेंट सर आपको, ज़रूरी है, थोड़ा सा सर, अत्यधिक। थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जो यूथ है हाँ आजकल, जी, हाँ आप जी। देख रहे हैं कोविड के कारण सिटिंग जॉब ज्यादा हो गई है। बैक पेन की समस्या भी देखी यस। जा रही है आजकल लोगों में। तो उनके लिए भी कोई एक मैसेज हाँ आता जी, है हाँ जी, हो आपकी बिल्कुल। तरफ से? हाँ, जो आजकल यूथ है, आप ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लोग कंटिन्यूस अपनी स्क्रीन के सामने 3-3 4-4 घंटे बैठ रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं कि हम बैठे रहते हैं तो कभी किसी को गर्दन में दर्द या कमर में दर्द शुरू हो गया है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करना है कि हमें कोई किसी भी पोस्चर में कोई लॉन्ग पोस्चर कंटिन्यूस नहीं रखना है। जैसे यदि आप बैठे हुए हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो लगातार ऐसा नहीं कि 1 डेढ़ 2 घंटे आप बैठे ही रहें। बीच में आपका जैसे काम चल रहा है तो आप थोड़ा उठ जाएं या उठ चल फिर लें थोड़ा सा, पोस्चर चेंज करते रहें विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर। यदि लॉन्ग स्टैंडिंग भी अवॉइड करिए, लॉन्ग सिटिंग भी कंटिन्यूस एक जगह पर अवॉइड ही करना चाहिए। तो इससे आपका क्या रहेगा कि बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता रहेगा, मसल कंटिन्यूस एक मूवमेंट में नहीं जाएगी, तो आपको पेन नहीं होगा। सर जो आपने, बस एक और रह गया, जो वुमेन्स हैं हमारी, जो हाउस वाइफ्स हैं या जो सर्विस में हैं, जो जी, जॉब में हैं, जो उनके लिए भी एक मैसेज हो कि उन सुबह से लेकर शाम तक अगर ये अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, उनके लिए भी कोई एक बैलेंस डाइट हो आपकी तरफ से, जो बता सकें। तो इंडियन वुमेन को मैंने अक्सर देखा है कि जो घुटने वाली शिकायत आ रही है वो इंडियन वुमेन्स में ही सबसे ज़्यादा आ रही है। मेल्स क्या होते हैं कि दर्द फिर भी थोड़ा बहुत सहन कर लेते हैं। मेल्स में जो घुटने वाली शिकायत आती है, मैंने बहुत ही रेयरली हुआ कि 50 या 60 साल की कम उम्र में देखी हो। बट फीमेल्स में क्या होता है कि ये शिकायत मैं 40 साल की उम्र या 35 साल के बाद ही देखने लगा हूँ। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कि उनको घर का सारा काम करना है, उनको घर के बर्तन भी करने हैं, उनको घर के कपड़े भी करने हैं। अब खुद के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो दूसरों को ही पूरा काम करने में अपना दिन निकाल देती हैं। तो मेन है कि वुमेन से भी मेरी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दीजिए, दूध का प्रयोग कीजिए ताकि आपका विटामिन डी नॉर्मल रहे, आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहे। और ये जो विशेष चीज़ें जो मैंने घुटने दर्द के लिए बताई थी कि आलती पालती और स्क्वेटिंग मूवमेंट, ये अवॉइड करिए। प्लस किचन में आप लंबे खड़े रहते हैं तो वो अवॉइड करिए। आजकल बहुत सी कुर्सियाँ आने लगी हैं जो कि प्लेटफॉर्म के बराबर की हाइट रहती है, तो आप उस पर बैठकर अपने किचन के भी काम कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेस ना दें किसी भी तरह से। लॉन्ग स्टैंडिंग करते हुए आप कंटिन्यूस, अब जो खाना बना रहे हैं तो 2-3 घंटे किचन में खड़ी ही रहती है महिलाएं। तो इसके लिए बस अपना पोस्चर का ध्यान रखिए कि आप सिटिंग करते मतलब कोई ऊंची कुर्सी पर बैठ के अपने काम करें। बाकी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर डाइट लें। सुबह का खाना, ब्रेकफास्ट, शाम का खाना सब समय से लें और नियमित रूप से लें। और नियमित व्यायाम एंड वॉक तो सबके लिए मस्ट है ही। बिल्कुल सर, एक और सवाल आ जाता है कि कॉमन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर क्या है, किन कारणों से बीमारियां हो जाती हैं, अगर इनका बचाव भी आपकी तरफ से हो, कैसे बचाव हो तो बेहतर होगा। कॉमन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर तो यही है जो हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे कॉमन तो हमारा आजकल जो पाया जा रहा है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का, जो कि एक गठिया है नी जॉइंट का। और एल्डरली पॉपुलेशन में सबसे कॉमन है बैक पेन, एक बहुत कॉमन है। अभी मतलब पोस्ट लॉकडाउन मेरे पास सबसे ज़्यादा जो बैक पेन के इतने पेशेंट्स आ रहे हैं कि किसी के पैर में दर्द हो रहा है, किसी के कमर से लेके पूरे पैर तक नीचे आ रहा है दर्द। कोई कहता है कि हमें नस का खिंचाव महसूस होता है, कोई कहता है पैर में झुंझुनी सुनपन। तो इन सब का यही कारण है कि आप लॉन्ग पोस्चर एक ही कंटिन्यूस एक पोजीशन में दे रहे हैं। यदि आप लॉन्ग बैठे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, यदि मैं 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे ही बैठा रहा तो मेरे पैर के जो अपने कमर से ना अपने पैर की नस नीचे तक आती है। तो अगर मैं कंटिन्यूस ऐसे बैठे रहूंगा तो वो नस पे जरूर प्रेशर तो अभी भी पड़ रहा है, बट कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता रहेगा तो पैर हमारा सुन्न हो जाता है। वही जो हम शियाटिका, अक्सर कॉमन सुनना, आपने वर्ड सुना होगा शियाटिका, तो यही है कि अपनी नस दबना, जो पैर की नस होती है वो दब जाती है अगर और तो वही झुंझुनी सुन्नपन का कारण होती है हमारे पैर में। और कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है जैसे कि कंधों में दर्द होना। अक्सर लोगों को होता है कि हमारा हाथ इतना ऊपर नहीं उठता है, तो वो कंधे के दर्द के भी कई कारण होते हैं जो हमारी डाइट से रिलेटेड हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा मिलते हैं। कुछ कंधों के दर्द गर्दन से लेकर आते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारे गर्दन से हाथ में दर्द आ रहा है और उसमें भी झुंझुनी और सुन्नपन। तो ये सब नसों से रिलेटेड दर्द हैं जो कि हमारे पोस्चर पर बहुत डिपेंड करता है। यदि हम ऊंची तकिया लगा के सोते हैं तो लोगों को अक्सर गर्दन में दर्द और कंधों में दर्द होने लगता है। तो एक और ही कॉमन कॉज है कंधे दर्द और ऊंचे दर्द का कि अपन पतली तकिया लगा के सोएं। और जहाँ जिस यदि हमें इस तरफ दर्द है तो हम इस करवट ना सोएं, कुछ दिन इस चीज़ को रिलैक्स होने दें, दूसरी करवट लें या सीधे सोएं। सब चीज़ हमारी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम मोस्टली डिपेंड्स हमारे पोस्चर पे। यदि हम जो भी किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस ज़्यादा नहीं देना है
और फिर जो एक प्रॉब्लम होती है जो चोट के कारण होती है वो है फ्रैक्चर के, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, घर पे ही स्लिप हो जाना, जो कि अभी बरसात के मौसम में बहुत ही कॉमन है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पानी में जाने से रोकिए ताकि आप फिसलें ना, क्योंकि अक्सर जो बूढ़े और लोग हैं हमारे घर के बुजुर्ग लोग, वो घर पे ही गिर जाते हैं पानी में फिसल के और फ्रैक्चर या किसी भी समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। तो विशेष चीज़ें ध्यान रखने की यही है कि हम धीरे चलें, आराम से चलें और इस मौसम में विशेषकर इस चीज़ में ध्यान रखना है। सर, कोरोना को हराने में मास्क और वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। जी, हम चाहेंगे आप भी लोगों को मोटिवेट करें, घर से निकलें, वैक्सीनेशन करें। बिल्कुल। मेरी पूरी जनता से अनुरोध है और जो हमें देख रहे हैं, यदि जो बाद में भी हम मेरा ये सुनेंगे, तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए। ये मत सोचिए कि कोवैक्सीन लगवाना है या कोविशील्ड लगवाना है, दोनों ही बहुत अच्छी वैक्सीन है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके लगवाइए ताकि हम कोरोना को जल्द से जल्द हरा सकें। मुझे वैक्सीन लगे हुए 4 महीने हो गया है अब, मतलब हम लोग को सबसे पहले ही लग गया था, डॉक्टरों को तो जनवरी फ़ेब में ही स्टार्ट हो गया था। सर, तो हम लोगों को भी पहले मुझे भी बताते हुए खुशी हो रही है। मैं भी अपने दोनों डोज लगवा चुका हूँ और वी आर बहुत ही हेल्दी। अच्छी बात है और यही सबसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द लगवाइए ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना मुक्त इंडिया में प्रवेश करें। थैंक यू। डॉक्टर निखिल सर, आपने जॉइंट्स एवं बोन से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर की। निश्चय इससे हम लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ेगी। सर, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही सरल भाषा में जो व्यूअर्स को जानकारियाँ दी, उनसे कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा होगा। सर, आपने बहुत ही कीमती समय दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर द लाइव सेशन। थैंक यू। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ कि आज इस बोन एंड जॉइंट डे पे मुझे मौका मिला कि मैं बोन एंड जॉइंट्स के बारे में दर्शकों को कुछ अवगत करा सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।